I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, Government College, Ajmer. डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टॉपिक में आपको सेल के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन टू सेल पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि कोशिका क्या होती है, सेल थ्योरी क्या होती है और सेल थ्योरी क्या होती है। इसके अलावा कि सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, सेल थ्योरी की सिग्निफिकेंस क्या है। आज की टॉपिक में बीएससी पार्ट 1 के पेपर सेकंड के अंदर, जो कि साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पेपर है, उसके अंदर मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इस सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल जैसा कि नाम से विदित है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल वे सेल हैं जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा न्यूक्लियस होगा? ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर ये न्यूक्लियर झिल्ली नहीं पाई जाती, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती हैं जिनके अंदर कोई भी न्यूक्लियर झिल्ली नहीं पाई जाती। इसके अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं वो उदाहरण आते हैं आपके बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो नंबर 1, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर 2, एब्सेंस ऑफ different cell organelles like lysosomes, ribosomes, chloroplast, etc. Number 3, genetic material is located in the single chromosome, consists of circular DNA. Number 4, absence of basic proteins like histones. Number 5, absence of nucleotide and mitotic nucleolus and mitotic apparatus. Number 6, cell wall। जो प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोज की होती है, मतलब सेलुलोज नहीं पाया जाता, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड्स। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे हम जानते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फिर कहां पाए जाएंगे? तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे ऊपर सेल वॉल होती है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। नंबर 8, द साइटोप्लाज्म डू नॉट शो एनी स्ट्रीमिंग और एमीबॉइड मूवमेंट। अब मैं प्रोकैरियोटिक सेल का आपको बता रही हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका साइज और शेप और मोर्फोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के साइज शेप के बारे में बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका जो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत सिंपल होती है स्ट्रक्चर के अंदर, और सेल वॉल जो होती है इनके अंदर बहुत दृढ़ सेल वॉल होती है और नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। इसके अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोशिकांग जो होते हैं जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये नहीं पाए जाते। और 1 क्रोमोसोम्स, इनके अंदर केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखें, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ।
कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल का हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर इसके अंदर पाई जाती है सेल वॉल। ये क्या मैं ड्रॉ करी हूं बच्चों? सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल पाई जाती है जो कि काफी दृढ़ होती है। इसके नीचे ही पाई जाती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही इसके अंदर रेस्पिरेटरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये रेस्पिरेटरी ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो रेस्पिरेटरी ग्रेन्यूल्स के जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का काम करते हैं। इस तरह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ रेस्पिरेटरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अब अंदर की तरफ इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ होता है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, आरएनए, और इसका जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो आरएनए होता है वो 70S सब यूनिट का होता है। आरएनए कैसा होता है? 70S सब यूनिट का। इसके अतिरिक्त इसके अंदर ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा, ये हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बाहर की तरफ इसके अंदर सेल वॉल है जो कि दृढ़ है, नॉन सेल्यूलर सेल वॉल होती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का हमने स्ट्रक्चर देखा। ये मैंने जो प्रोकैरियोटिक सेल बनाई है, ये सेल है बैक्टीरियल सेल। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। अब बच्चों मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगी। यू मतलब एडवांस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस एडवांस होता है। तो यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल वो कोशिका है जिसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटा में ये मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। दिस इज अ मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नंबर 2 इज दैट न्यूक्लियस कंटेन अ न्यूक्लियोलस। हमने देखा प्रोकैरियोटिक के अंदर ना तो न्यूक्लियोलस था, ना माइटोटिक एपरेटस था, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी पाई जाती है। और ईच सेल हैज अ डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
हर सेल के अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन प्लांट सेल्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो यूकेरियोटिक की पादप कोशिका है उसके अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। पॉइंट नंबर 4, cell organelles like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, plastids, they all are present in the cytoplasm. इसके cytoplasm के अंदर mitochondria, lysosome, plastids, Golgi complex सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटा में ये सब सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल इज दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन के द्वारा होता है। और जो लैंगिक जनन के द्वारा होता है वो लैंगिक जनन कैसा होता है? लैंगिक जनन समसूत्री विभाजन द्वारा भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भी होता है। इसका मतलब मियोटिक डिविजन एज वेल एज माइटोटिक डिविजन टेक्स प्लेस इन द यूकैरियोटिक सेल, whereas in prokaryotic cell divides only by binary fission. साइटोप्लाज्म, जो यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स और एमीबॉइड मूवमेंट्स भी शो करता है। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। तो ये हमने देखा यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल का शेप कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल का साइज कैसा होता है। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है, हर एक सेल जो होती है इसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप्स, like they have different shapes like cuboidal, columnar, rectangular, flat, polygonal, irregular and amoeboid। इतने हर एक कोशिका जो होती है वो अलग अलग टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर हम इसके यूकैरियोटिक सेल के साइज के बारे में देखें तो साइज में काफी वेरिएशन होता है। जैसे डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस। जैसे ऑस्ट्रिक का एग है उसका साइज काफी बड़ा होता है। ऑस्ट्रिक के एग का साइज जो होता है वो 175 mm होता है। मसल सेल और नर्व सेल काफी बड़ी होती हैं। मसल नर्व सेल जो होती है का लगभग 3 फीट तक लंबी होती है और मुर्गी के अंडे की लेंथ जो होती है लगभग 50 mm तक होती है। तो ये हमने देखा शेप एंड साइज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अभी हमने देखा यूकैरियोटिक सेल के शेप साइज के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एक प्रारूपी एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एनिमल सेल की संरचना देखें तो एनिमल सेल जो होती है वो किस किस चीज से मिलकर के बनी हुई होती है? सबसे ऊपर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। उसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। उसके बाद होता है न्यूक्लियर पार्ट या न्यूक्लियस का भाग। अब देखिए मैं इसका डायग्राम बना रही हूं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हिसाब से अगर हम एनिमल सेल का डायग्राम देखें तो एक एनिमल सेल का डायग्राम इस तरह से दिखाई देगा। ये जो बाहर की तरफ ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में अंदर वाला तरल पदार्थ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ रहता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर एक, जैसे कि मैंने बताया यूकैरियोटिक सेल के अंदर डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो ये है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियस या केंद्रक जो कि सेंटर में सिचुएटेड होता है। इसके बाद ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये
मेम्ब्रेन के बीच के अंदर ये न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं या छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस के बीच में आदान प्रदान होता है। इनको हम छिद्र बोलते हैं। न्यूक्लियस में बीच में छिद्र भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल, और साथ ही इसके साथ में ही न्यूक्लियस के बाहर की तरफ यहाँ पे पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम आता है? ये सेल डिवीजन में काम में आता है सेंट्रोसोम। तो हमने 3 भाग देखे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो इसके अंदर से सीलिया या फ्लैजिला निकले रहते हैं, सीलिया निकले रहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके डेरिवेटिव्स कई हैं। इसके अंदर माइक्रोविलाइज भी इसके डेरिवेटिव्स हैं। माइक्रोविलाइज प्लाज्मा मेम के अंदर माइक्रोविलाइज भी पाई जाती है। ये पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसके थ्रू सेलेक्टेड पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवयी जालिका। अंतःप्रद्रवयी जालिका भी 2 तरह की जालिका है, चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रवयी जालिका। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन संश्लेषण। तो जिनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पे राइबोसोम नहीं पाए जाते वो होती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अतिरिक्त कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब चीजें एक कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। अगर मैं इसको आपको समअप करूं, इसको मैं थोड़ा सा और दोबारा से समझाऊं तो एक प्रारूपी जो एनिमल कोशिका है या यूकेरियोटिक सेल है, ये बाहर एक झिल्ली के द्वारा बाउंडेड रहती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसके बाद अंदर की तरफ इसके अंदर भरे हुए पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स जैसे लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कोशिका के बीच के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के ऊपर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स भी पाए जाते हैं जिससे कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आदान प्रदान पदार्थों का हो सकता है। इसके अतिरिक्त अंतःप्रद्रवयी जालिका भी पाई जाती है। तो ये है एक टिपिकल एनिमल सेल का डायग्राम। इसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो कई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लैजिला और सीलिया भी पाए जाते हैं, और माइक्रोविलाई, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों एक टिपिकल एनिमल सेल का।